बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह मैंने वो कहानी सुनी। हालांकि उन दिनों मैं बीमार था और मेरे बूढ़े चेहरे के नकूश कुछ धुंधला से गए थे, लेकिन मैंने इस शहर पुरवकार को उसकी खोई हुई मोहब्बत वापस दिलाने का फैसला कर लिया। मैंने किसी को बताए बगैर अपने हौसलों को ज़िंदा किया। कुछ गर्म और सर्द कपड़े लिए, पानी की छागल पीठ पर लादी और घर से चल पड़ा। घर को छोड़ते हुए मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस था कि मैंने वो कहानी पहले क्यों नहीं सुनी। वो कहानी कुछ यूँ थी कि एक ज़माने में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक शहर आबाद था। लोग जिसके खूबसूरत तो खुशहाल, इतलसो ज़रबफ जिनकी पोशाक, दुकानें अजनास से भरी, हज़ार हज़ार ऊँटों पर सामान लद कर आते और फरोख्त हो जाते। बादशाह नहायत नेककार और खुदा परस्त, लड़कियां फूलों की रंगत, हिरन की आँखों और सनूबर के कदों वाली, गलियां गुलाब व मोतिया से सजी। शाम होती दरो दीवार से रोशनी के धारे बहते और मकानों से संदल व इत्र की खुशबुएं बुलंद होकर फ़ज़ा को मुअत्तर कर दिया करती। मखलूक खुदा अपने बादशाह को झोलियाँ भर भर दुआएं दिया करती। लंगर सारा साल जारी रहता। जो मुसाफिर आए बिला रोक व टोक, जब तक जी चाहे रहे, खाए पिए और ऐश करे। शहर वाले एक दूसरे के दुख सुख में शरीक। 50 कोस पर भी अगर किसी के कांटा चुभे तो सारी खिलकत तीमारदारी को हाजिर। तो ये था उस शहर का हाल। और उसी शहर नेक नाम और जन्नत निशान में दो पड़ोसी बदर आलम और जलील अहमद भी रहा करते। उन दोनों की मोहब्बत दूसरे लोगों जैसी कायम दायम थी। दोनों एक दूसरे को दिलो जान बांटते और ज़िंदा रहते। एक दिन बदर आलम ने महसूस किया कि जैसे कुछ कमी रह गई हो। उसने बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा कि उसके और जलील अहमद के आंगनों की खिड़कियां बंद थीं। एक शाम दरिया की सैर से वापस आते हुए बदर आलम ने जलील अहमद को मुखातिब किया। बिरादरम जलील अहमद, क्या कहते हो भाई? मैं तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर नागवार ना हो। क्यों शर्मिंदा करते हो? जलील अहमद का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। इस पर बदर आलम ने मुआफ़ी तलब की और अपना मुद्दवा जाहिर किया। जलील अहमद चंद लम्हों तक बदर आलम को देखता रहा, फिर अचानक उससे लिपट पड़ा। मोहब्बत के आंसू दोनों की आंखों से बहने लगे। फिर ये बात पूरे शहर में फैल गई कि बदर आलम और जलील अहमद ने एक दूसरे के आंगनों में अपनी खिड़कियां खोल ली हैं। पूरे शहर ने इस मोहब्बत पर उन्हें मुबारकबाद दी। बादशाह वक्त ने दोनों को अपने दरबार में तलब किया और खिलत फ़ाखरा अता फरमाई। उनकी देखा देखी पूरे शहर के आंगन एक दूसरे में समाते चले गए। अब वो शहर पहले से ज़्यादा मोहब्बत के करीब हो गया था। लेकिन दास्तानों और कहानियों में वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। यूँ लगता है जैसे मोहब्बत एक हवा हो और जब ये हवा चलते चलते रुक जाती है तो नफ़रतों का हब्स फैल जाता है। तो उस शहर पुरवकार में भी एक दिन नफ़रतों का हब्स फैल गया। हुआ ये कि न जाने कहाँ से वहाँ एक देव आ निकला। वो देव इंतहाई भयानक और मूजी था। आंखें फुटबॉल जितनी बड़ी और जिस्म मैदान जितना चौड़ा। उस देव के दाएं हाथ में एक बड़ी सी बोतल थी और बाएं हाथ की मुट्ठी बंद। उस देव ने शहर में वारिद होती सबसे पहले रहीमू किसान को ताका, जो हल चलाने के बाद एक पेड़ के साए तले आराम कर रहा था। उस देव ने रहीमू के पास पहुंचकर उसे आवाज़ दी। रहीमू किसान उसे देखते ही बौखला कर खड़ा हो गया। देव ने तसल्ली दी, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। मेरे पास? हाँ। मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? तुम मुझे अपनी मोहब्बत दे दो। मोहब्बत? रहीमू किसान का चेहरा जर्द हो गया। नहीं, मैं मोहब्बत नहीं दे सकता, ये तो हमारी ज़िंदगी है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन तुम मेरी बात मान लो तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। मैं इसके बदले कुछ और दूँगा। नहीं, मोहब्बत सबसे कीमती होती है, तुम पहले से देख तो लो। रहीम थोड़ा सा हिचकिचाया, फिर ये सोच कर वो इस चीज़ को देखने के लिए तैयार हो गया कि मोहब्बत की एक शर्त ये भी है कि किसी का दिल ना तोड़ा जाए। देव ने अपनी समंदर जैसी हथेली उसके सामने खोल दी। सनार रहीमू चंद लम्हे एक सन्नाटे में रहा,
फिर रहीमू किसान ने एक तवील सांस ली और देव की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। उसने देव की बात मान ली थी। देव ने बोतल ज़मीन पे रखी, उसका काक खोला और एक हाथ से रहीमू को उल्टा पकड़कर बोतल के मुंह से लगा दिया। रहीमू के मुंह से मोहब्बत के चंद कतरे टपके और बोतल में उतर गए। देव ने रहीमू को ज़मीन पे उतार दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, रहीमू भी जवाबन मुस्कुराया। अब वो ज़मीन के धूल से भी खुद को बचाने लगा था। फिर रहीमू ने देव को मशवरा दिया कि वो पहले बदर आलम और जलील अहमद से मिले, क्योंकि उन्हीं दोनों ने सबसे पहले अपनी अपनी खिड़कियां एक दूसरे के आंगनों में खोली थीं। देव ने मशवरा माना और बदर आलम से मिला, फिर जलील अहमद से मिला। फिर उन दोनों ने अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लीं और एक दूसरे से कतराने लगे। उसके बाद जैसे जैसे वो बोतल भरती गई वैसे वैसे आंगन दूर होते चले गए। लोग एक दूसरे से कतराने लगे और जब वो बोतल पूरी तरह भर गई तो शहर पुरवकार को नफरतों के हफ्स ने आ घेरा। तो ये थी वो कहानी जो सदियों के सफ़र के बाद मुझ तक पहुंची। और मैंने अफसोस किया कि मैंने ये कहानी पहले क्यों नहीं सुनी। कहानी सुनाने वाले ने मुझे ये भी बताया था कि उस देव ने उस बोतल को कहीं छुपा कर रख दिया है। वैसे तो मेरे जी में आई कि क्यों न उस बोतल को तलाश करके मोहब्बतों का अर्क शहर वालों को वापस कर दिया जाए। हालांकि उन दिनों मैं बीमार था और मेरे बूढ़े चेहरे के नकुश धुंधला गए थे, फिर भी मैंने अपने हौसलों को ज़िंदा किया और अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। मैं उस बोतल की तलाश में मुहिब और घने जंगलों से गुजरा, तपते सहराओं में रातें बसर की, अनजाने मैदानों की खाक छानी, न जाने कितनी पहाड़ियों और वादियों में भटका, फिर आखिरकार उस जगह पहुँच गया जहाँ देव ने वो बोतल रख दी थी। और इस तरह मैं वो पहला इंसान था जो लोगों को उनकी खोई हुई मोहब्बतें वापस दिला सकता था। मैंने वो बोतल एक टोकरी में रखी और उस शहर में पहुंच गया जिसकी कहानी मुझे सुनाई गई थी। अब वो शहर पहले से बहुत मुख्तलिफ था। हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, तेज़ी से दौड़ती हुई गाड़ियां, आते जाते लोग। मैं वहाँ खुद को इंसानों के जंगल में अकेला महसूस करने लगा। लेकिन मैं जिस इरादे से आया था वो तो हर हाल में पूरा करना था। मेरी नज़र एक नौजवान लड़के और लड़की पर गई। दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। उस लड़की की सितारा आंखों से उठ रही थी, वो हंस रही थी। उसकी हंसी की खनक घुंघरू बनकर पूरे फुटपाथ पे बज रही थी। ये दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे। मैंने देखा कि दोनों एक होटल में दाखिल हो गए। मैं बहुत शादा और फराह होकर उनके पीछे लपका। मैं उन्हें इस बात की मुबारकबाद देना चाहता था कि उन्होंने मोहब्बतों की रवायत को ज़िंदा रखा है। लेकिन मैं भी उसी होटल में दाखिल हुआ। इत्तेफाक से मुझे उनके बराबर वाली एक सीट मिल गई। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ निभाने की बातें कर रहे थे, आने वाली ज़िंदगी की प्लानिंग कर रहे थे। मैं खुश और मुतमईन था कि देव अभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। कुछ देर के बाद उन्होंने कुछ खाया पिया और लड़की उठकर चली गई, जबकि वो नौजवान वहीं बैठा रहा था। मैंने उसके पास जाकर बहुत मोहब्बत से कहा, नौजवान, मैं तुम्हारा नाम तो नहीं जानता, लेकिन शायद मैं जानता हूँ। बड़े मियाँ कैसी उलझी हुई बातें कर रहे हो, जानते भी हो और नहीं भी जानते। हाँ, बज़ाहिर बाहर की दुनिया में तुम्हारा नाम कुछ भी हो, लेकिन मोहब्बत की दुनिया में तुम्हारा नाम इश्क है। इश्क? उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। किस इश्क की बात कर रहे हो? मैं उसी इश्क की बात कर रही हूँ जो तुम्हें उस लड़की से है जो अभी भी उठकर यहाँ से गई है। रहने दो बड़े मियाँ, किस इश्क की बात करते हो? हम तो बस टाइम पास करते हैं। जैसे मुझे अभी किसी और का इंतज़ार है और तुमको यकीन ना आए तो तुम जाने वाली लड़की का पीछा करके देखो, वो उस वक्त किसी और के साथ होगी। मुझे दुख सा हुआ। मैं बोझल दिल के साथ होटल से बाहर आ गया। मैंने फुटपाथ पर एक आदमी को देखा जिसका मुलाजिम उसके साथ साथ सामान उठाए चल रहा था। वो शख्स बार बार अपने मुलाजिम पर झिड़क रहा था। मुझे अफसोस हुआ। मैंने जान लिया कि उन दोनों को मोहब्बत के अर्क की ज़रूरत होगी। मैं उस आदमी से मिला, लेकिन उसने मेरा मजाक उड़ाया। उसके मुलाजिम ने भी मेरा मजाक उड़ाया। मैं वहाँ से थके कदमों वापस लौटा तो बसों के इंतज़ार में खड़े लोगों ने मुझे सनकी जाना। उनके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि मेरी बात सुन सकते। यूँ लगता था जैसे वो शहर अब मोहब्बत के बगैर ज़िंदा रहने का आदी हो चुका हो। शादीशुदा जोड़े भी एक दूसरे से मोहब्बत के बगैर निभा कर रहे थे। जवान लड़के लड़कियाँ एक दूसरे के लिए फैशन बन कर रह गए थे। इस शहर पुरवकार में अब मोहब्बत की कोई तलब नहीं थी। मैंने आखिरी कोशिश के तौर एक औरत के अंदर उसकी ममता को जगाने की कोशिश की। अपने लिए नहीं तो कम से कम तुम्हें अपने बच्चे के लिए तो मोहब्बत वापस लेनी है। बच्चे वो औरत बुरी तरह हंस पड़ी और हंसते बोली, बड़े मियाँ, मैं लेडी डॉक्टर के पास इसीलिए तो जा रही हूँ कि आने वाले को रोक सकूँ।
मैंने पहली बार उस बोतल को वज़नी महसूस किया। मैं वहाँ से बोझल कदमों लौटा और चलते हुए एक मैदान में आ गया और एक पत्थर पर बैठ के रोने लगा। मेरे लिए कितना बड़ा अलमिया था कि लोग मोहब्बत के लिए वक्त ना निकाल सकते हों और औरतें बच्चों की परवरिश दूध के डब्बों से करती हों। सो मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार खुलकर रोया और न जाने कितनी देर तक रोता रहा। फिर मैंने अपने कंधे पर एक नरम सा दबाव महसूस किया। मैंने मुड़कर देखा, एक छोटा सा बच्चा बड़ी मोहब्बत से मुझे देख रहा था। अंकल, आप क्यों रो रहे हैं? वो लहजा ऐसा था जैसे उस बच्चे ने मोहब्बत की बोतल का सारा अरक पी रखो। मैंने बेसाख्ता उसे अपने सीने से लगा लिया। उस बच्चे ने बताया कि वो सब मिलकर स्कूल जाते हैं और साथ ही मिलकर खेलते हैं। उसने बताया कि इस वक्त भी पार्क की तरफ अपने दोस्तों के पास जा रहा है। मैं भी उसके साथ हो लिया। वो मुझे एक पार्क में ले आया जहाँ उसी उम्र के कुछ बच्चे खेल रहे थे। अंकल, आप भी चले ना? नहीं बेटे, तुम जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ, मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। बच्चे ने एक दो बार मेरी तरफ देखा, फिर दौड़ता हुआ अपने साथियों में शामिल हो गया। फिर सारे बच्चों ने मेरी तरफ देखकर अपने नन्हे नन्हे हाथ हिलाए, जो मुझे इस बात का यकीन दिला रहे थे कि अंकल, जब तक हम एक दूसरे के साथ मिलकर स्कूल जाते और पार्कों में खेलते रहेंगे, उस वक्त तक ये मोहब्बत ज़िंदा रहेगी। मैं वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में एक दरिया था। मैंने अपना हाथ बुलंद किया, उस बोतल को दूर पानी में फेंक दिया। बोतल कुछ देर तक निगाहों के सामने रही, फिर न जाने कहाँ चली गई। मैं अपने घर की तरफ लौटने लगा। मुझे यकीन हो गया था कि जब तक बच्चे ज़िंदा हैं, मोहब्बत ज़िंदा रहेगी। मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए किसी लंबे चौड़े फ़लसफ़े की नहीं, बल्कि बच्चों की मासूमियत की ज़रूरत है। आप इस जहन्नम बनती दुनिया को उसका बचपन लौटा दें, सब ठीक हो जाएगा। ये